फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप के आसमान में एक नई हवा घूम रही थी, आजादी की और समानता की। ये वो विचार थे जिन्होंने सिर्फ फ्रांस ही नहीं, पूरी दुनिया को जगा दिया था। 18वीं सदी से पहले समाज को स्टेट्स और ऑर्डर्स में बांट दिया गया था, लेकिन यह फ्रेंच रेवोल्यूशन का इनकलाब ने सब कुछ बदल दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन इतिहास में एक लैंडमार्क इवेंट है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले सोसाइटी पूरा अलग टाइप की थी। वहां पे इक्वालिटी जैसा कॉन्सेप्ट, वहां पे फ्रेटर्निटी जैसा कॉन्सेप्ट या फिर फ्रीडम या लिबर्टी जैसा कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ थ्रू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्योंकि ये तक भी सोच पाना कि आम जनता इक्वल कहलाएंगे विद द एरिस्टोक्रेट, आम जनता इनके जो ओपिनियंस है उसको रेस्पेक्ट तक भी किया जाएगा, ये कभी सोसाइटी में था ही नहीं। राजा जो कहता था वो डिवाइन राइट्स मानते थे। और ये जो सोसाइटी में नया आइडिया ऑफ इक्वालिटी, सब कोई इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ वेल्थ, ये आइडिया सोसाइटी को फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन थी। और ये जो रेवोल्यूशनरी आइडिया है ये अब केवल यूरोप तक सीमित रही थी, ये पूरा ग्लोबली अब स्प्रेड करने लगी थी। भारत में राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो ने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रभाव को समझा और समझाया, लेकिन इस नई सोच को हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। हर कोई पूरा बदलाव नहीं चाहता था। कुछ लोग कहते थे थोड़ा थोड़ा बदलो, धीरे धीरे बदलो, जबकि कुछ कह रहे थे जड़ से ही बदल दो। नाउ इसे हमें अच्छे से समझना है। देखो, आइडियाज प्रोपैगेट करने लगे हर एक जगह। फ्रेंच रेवोल्यूशन की पूरा रेवोल्यूशनरी आइडियाज चारों ओर फैलने लगे, पर उस आइडिया को रिएक्ट करने वाले भी तीन टाइप के लोग, या फिर बोल सकते हैं तीन टाइप के ग्रुप्स यहाँ पे एमर्ज होके आते हैं। अब देखो, इसे हम थोड़ा अभी आराम से समझते हैं। ये जो तीन फिगर्स, तो तीन पिक्चर्स यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया हुआ है, ये तीन पर्सन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तीन डिफरेंट आइडियाज को। एक नंबर हम देखेंगे कंजर्वेटिव, दो नंबर पे हम देखेंगे लिबरल्स, तीन नंबर पे हम देख रहे हैं रेडिकल्स। इनकी फेशियल एक्सप्रेशंस आप देखो, समझ पाओगे। कंजर्वेटिव कैसे पूरा चेंज नहीं चाहते थे, पूरा ओल्ड माइंडसेट लेके यहाँ पे आपको देख रहे हैं। यहाँ पे लिबरल्स कुछ थॉट प्रोसेस में है, ये प्रोसेस करेगी हाँ भाई चेंजेस तो आनी चाहिए सोसाइटी में, पर ऐसा नहीं कि पूरा एक रात में सब कुछ जला दो, काट दो, मार दो, ऐसा नहीं। चेंजेस आनी चाहिए पर धीरे धीरे आनी चाहिए। एंड रेडिकल्स लग रहा है जैकोबिन क्लब के मेंबर की तरह, ये पूरा इनके साइड में देखो आग वाग लेके पूरा आज करना है, मतलब करना है ना। तो थ्री डिफरेंट माइंडसेट अब यूरोप में फैलने लगी थी आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इनके बारे में और थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं, क्योंकि ये जो आपका सोशलिज्म चैप्टर है, इस सोशलिज्म चैप्टर का इंसेप्शन इन तीनों के विचारधाराओं में हुआ है। ये चैप्टर आपको इसीलिए डिफिकल्ट लगती है क्योंकि आप इस माइंडसेट को समझते नहीं, है ना। ये चैप्टर इज अबाउट आइडियोलॉजीज, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें पूरा फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन बिहेवियर, उनका रिएक्शन, प्रतिक्रिया, कैसे एक पॉइंट में एक हीरो बन जाता है, दूसरे पॉइंट में इसके पास कुछ नहीं रहता, कंप्लीट ड्रामा, एब्सोल्यूट सिनेमा, ये चैप्टर में है। उससे पहले इनकी विचारधाराओं में हमें झांकनी है। ओके, तो बेसिकली ईच हमारे जो ये कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल के ग्रुप थे, उनके थोड़े आइडियोलॉजीज हमें यहाँ पे समझने हैं। ठीक है, अगर ये डिफरेंशिएशन आपने समझ लिया तो इट इज वेरी इजी। तो लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स, उनकी डिमांड क्या थी, कोर डिमांड क्या थी? देखो, लिबरल्स थे, वो किसी चीज को सीरियस नहीं ले लेते थे, वो गुनगुना टाइप के थे, है ना। तो वो रिलीजियस फ्रीडम उनका मेन ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि यूरोप में उस समय सिंगल रिलीजन डोमिनेट कर रहा था, क्रिश्चियनिटी डोमिनेट कर रहा था। तो लिबरल्स का मानना था कि नहीं, सिर्फ क्रिश्चियनिटी को ही हम प्रमोट नहीं करेंगे, बाकी सब रिलीजियस को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। सो दे डिमांडेड रिलीजियस फ्रीडम, और एक चीज है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब कोई न्याय के आगे सेम रहेंगे। उसके बाद लिबरल्स ये बिल्कुल मोनार्कियल सिस्टम को नहीं चाहते थे, वो सपोर्ट कर रहे थे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, पर
लिबरल्स यहाँ पे डेमोक्रेटिक नहीं थे, ध्यान से सुनो, लिबरल्स वेर नॉट डेमोक्रेटिक बिकॉज वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो चाहते थे जो भी चुनाव लड़े या चुनाव में वोट दे वो वेल्दी फैमिली से आए, ठीक है ना, वो क्या बोल सकते हैं, वो रिच मैन हो, ओके, प्रॉपर्टी, जिसके पास प्रॉपर्टी हो वो हो, एंड वुमेन को इनका कोई सपोर्ट नहीं। लिबरल्स ना इस तरफ ना उस तरफ, थोड़े आधे आधे बीच में लिबरल्स। देन वी हैव रेडिकल्स। रेडिकल्स का मानना था कि एक ही रात में सब तोड़ दो, मर दो, पूरा सिस्टम उखाड़ दो, है ना। तो ये पीपल वॉइस, जनता की आवाज सरकार को सेव करे, ये चाहते थे। वुमेन्स राइट को सपोर्ट करते थे और प्रिविलेज को अपोज करते थे। प्रिविलेज यानी एक ही जन के पास इतने सारे प्रॉपर्टी हो, दिस वर अमॉन्ग द ग्रेटेस्ट अपोजिशन बाय द रेडिकल्स, है ना। वो प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट, देखो ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के समर्थन थे, पर वो एक व्यक्ति इतने सारे प्राइवेट प्रॉपर्टी रखे, इसके अगेंस्ट में थे रेडिकल्स, ओके। देन आई कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी, ये सडन चेंज को अपोज करने लगे, ये चेंज को एक्सेप्ट धीरे धीरे करने लगे बट विथ कॉशन। और मोनार्की और प्रिविलेज को ये क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। तो बाई दिस नेचर कंजर्वेटिव कौन होंगे, नोबिलिटी के ही लोग होंगे, लाइक उनका माइंडसेट ऐसा है, खुद वो आराम आराम में जीते थे, राइट। तो चेंज क्यों चाहे वो, अगर हमें कंफर्ट मिलेगी तो हम चेंज थोड़ी ना चाहिए। और वो रेवोल्यूशन को भी फियर करते थे। तो बेसिक आइडियोलॉजी ये है। So alright guys, so hope you like this video and इसका नेक्स्ट पार्ट का काम भी अभी चल रहा है, वीडियो सून ही अपलोड हो जाएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड सारा अपडेट्स मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालने वाला हूँ, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम एक्सीलेंट इको के इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दूसरी बात यह है कि वीडियो कैसा लगा प्लीज राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज and yes, for all the serious student there is something more for you। ये रहा मेरे क्लास 9 के बच्चों, ये जो तुम YouTube पे देख रहे हो इट इज जस्ट द लेवल 1। 2026 के एग्जामिनेशन के लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए एक डोमिनेंट सोशल साइंस का एक कोर्स। दिस इज द मोस्ट एडवांस और स्ट्रेटेजिक कोर्स। ध्यान से समझो, YouTube पे जो देख रहे हैं दैट इज लेवल 1। उसके बाद उसको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, एग्जामिनर के थिंकिंग पैटर्न को कैसे डिकोड करना है, बहुत ही एफर्टलेसली, बहुत ही आराम वाले तरीके में हम एंटायर चीज को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। दिस इज अ गेम चेंजर कोर्स। दिस इज अ कोर्स जहाँ पे आप सोशल साइंस को लिटरली डोमिनेट करोगे, और वो भी इन द मोस्ट इजीएस्ट मेथड पॉसिबल। लेटेस्ट एग्जामिनेशन पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से नहीं होने वाले, क्योंकि वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। इसमें हम पूरा चैप्टर 1 से लेके आपके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर एक चीज को हम बारीकी से कवर करेंगे इस कोर्स में, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, इवन एक पेंसिल बॉक्स से भी सस्ता है। इस कोर्स में आपको मिल जाएगा रिवीजन नोट्स। एनसीईआरटी पढ़ने में वो स्टोरी फॉर्मेट में है, वो उतना इफेक्टिव नहीं है, हम उसको हाईली रिफाइंड एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद चैप्टर एनालिसिस, कहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या चीज हमें ध्यान रखनी है, व्हाट वी शुड लीव, वो वाला भी डिमांड ऑफ द एग्जाम क्या है उसको हम समझेंगे थ्रू द एनालिसिस वीडियो। उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा नहीं कि ये आंसर है वो, मैं आपको थिंकिंग करना सिखाऊंगा यहाँ पे, कि अगर हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, कौन सा आंसर लिखने से, कौन सा कीवर्ड लिखने से हाई स्कोरिंग मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, आंसर कैसे लिखा जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, रिवीजन कैसे किया जाता है। दिस इज अ एडवांस्ड कोर्स। आप एक बार इस कोर्स को चेकआउट करो। डेमो वीडियोस और डेमो नोट्स सब कुछ हमारे ऐप पे फ्रीली अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वरना आप इस QR कोड के थ्रू भी इसे स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस साल के लिए हम डोमिनेट SST और डोमिनेट साइंस का ये कोर्स लेके आ रहे हैं, एंड दिस इज गेम चेंजर। न्यूमेरिकल्स पे आप कमांड करने लगोगे। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। ये एफर्टलेसली आप अपने क्लास 9th एंड नेक्स्ट ईयर क्लास 10th के जर्नी को यहाँ पे डोमिनेट करोगे। स्कैन करें या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अब कहानी में आगे। यह एक नया दौर था, नए शहरों का, नए सपनों का, नए संघर्षों का।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया की सूरत ही बदल दी। मशीनों की आवाज इंसानी हाथों की जगह लेने लगी। अधिकार तो थे नए, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। घंटों तक काम, लेकिन मजदूरी कम। रोजगार कभी था और कभी गया। और नजदीक से देखा जाए तो शहर तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन ना रहने के लिए घर था और ना ही साफ सफाई। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना कि सोसाइटी धीरे धीरे बदल रही थी। पहले एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, मतलब लोग गांव से शहर आके सेटल होने लगे, बसने लगे। पर शहर का चाक चौक उतना दिन नहीं रहा, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सामने खड़ी हुई थी। सिटी एक्सपैंड कर रहा था, गांव से लोग रोजगार के लिए शहर आ रहे थे, पर शहर में रहने के लिए घर की कमी होने लगी। और सीवेज का हाल देखोगे, वो पूरा ओवरफ्लो कर रहा था, है ना। एक ही जगह पर जब ओवर क्राउडेड हो जाते हो तो क्या होता है, सैनिटेशन का ऐसी की तैसी हो जाती है। सीवेज वाटर ओवरफ्लो कर रहा था, गटर पूरा चौक था, तो मतलब रहने का कंडीशन पूरा बद से बदतर होता जा रहा था। इसी बीच ये जो उद्योगपति है, ये जो एंटरप्रेन्योर्स थे, ये बिजनेसमैन थे, ये खुद किस ग्रुप से थे? ये रेडिकल्स लोग ही थे, या फिर आप बोल सकते हो लिबरल्स लोग ही थे। कंजर्वेटिव अपने आप को साइड रखते थे। तो रेडिकल्स और लिबरल्स का ये सोच थी कि जब सोसाइटी में तरक्की होगी, कैसे होगी तरक्की? अगर सब कोई तंदुरुस्त रहे, अगर सब कोई जॉब अच्छे से पाए और एजुकेशन उनका प्रॉपर हो, तो सोसाइटी खुद ब खुद यहाँ पे प्रोग्रेस करेगा, जो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट है। उन्होंने मान लिया था जन्म से नहीं, कर्म से मिलती है इज्जत। इसी सोच के साथ कई मजदूर, महिलाएं एवं युवा समाज को बदलने के लिए जुड़ गए। इन नए विचारों ने उन्हें काफी प्रभावित किया था। फिर आए वो लोग जो राजनीति में भी इनकलाब चाहते थे, द नेशनलिस्ट। नाउ बेसिकली हमने अभी तक देखा था 3 डिफरेंट आइडियोलॉजीज, एक था रेडिकल, दूसरा लिबरल्स और तीसरा है हमारा कंजर्वेटिव्स। नाउ रेडिकल्स और लिबरल्स की ये जो विकसित आइडियाज अब कुछ लोगों को प्रभावित करने लगी। नाउ दे वांट ए नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, है ना। तो हम बोल सकते हैं नेशनलिज्म का जो भाव है कि ये बढ़िया विकसित आइडिया, क्यों ना इसे हम एक देश बना ले। नाउ यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको समझना है। रेडिकल्स, लिबरल्स हो या चाहे कंजर्वेटिव हो, ये सोसाइटी के बारे में सोचते थे। नेशनलिस्ट ये आइडियाज को लेकर अभी देश बनाने के बारे में सोचने लगे। इसी का एक एग्जाम्पल हम पाएंगे इटली के जोसेफ माजिनी। इटालिया में माजिनी जैसे लोगों ने सपना देखा, एक ऐसा देश, एक ऐसी राष्ट्र जहां सबको बराबरी हो। ये मेरे दोस्तों एक नए समय की शुरुआत थी, जहां मशीन, मानव और विचार सब कुछ नई दिशा में जा रहा था। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब कर दो, अगर वो कर लिया लाइक ही कर दो, एंड एक छोटू सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना ना। इतना तो अपने भैया के लिए कर ही सकते हो ना। ओके, कहानी में अब आगे। जब यूरोप में मशीनें दहाड़ रही थी, इंसानों के आवाज को दबा रही थी, तब कुछ लोग ऐसा पूछने लगे, क्या यही है समाज का सच? और यही था समय जब सोशलिज्म नाम का विचार जन्मा। देखो, ये है टर्निंग पॉइंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पे था। लोग 12 घंटे 14 घंटे मशीनों के साथ काम कर रहे थे। लेबर्स टायर्ड थे, है ना, पर वो अपने जॉब को क्विट नहीं कर सकते क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी, भूख बढ़ रहा था। फैमिली को सस्टेन करने के लिए लेबर्स का काम करना नेसेसरी था। एंड नाउ ए पॉइंट आता है, रियलाइजेशन का पॉइंट, कि भाई हम लोग लेबर हैं, हम लोग मशीनों के साथ घंटे घंटे काम करें, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस क्या है? मॉडर्न टर्म पे बोला जाए तो वर्क लाइफ बैलेंस क्या है? हम सिर्फ क्या इसी के लिए जन्मे हैं कि मशीनों में काम करें? और हमारे काम करने से जो अरबों खरबों का इनकम होती है वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाती है। हमें मिलता क्या है? काम करें हम, फैमिली को छोड़ के आए हम, इस हेक्टिक लाइफ पे जिए हम, अनसैनिटाइज कंडीशन पे रहे हम, और मौज करे कौन? पूंजीपतिवाद है। मौज करे कौन? बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब मौज करे। और ये जो पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन है, ये एक आइडियोलॉजी में चेंज हो जाती है। इसके पीछे हम डिस्कस करेंगे कार्ल मार्क्स का कितना बड़ा हाथ था।
कई बुक्स, कई फिलॉसफी, जैसे हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, सोसाइटी में अगर कुछ आइडिया आता है तो बुक्स के माध्यम से फिलोसोफर्स अपना चिंता, थिंकर्स अपने जो थिंकिंग का पीस ऑफ वर्क है उसको देते हैं ना। लोग उसे पढ़ के समझ रहे थे कि एक्सप्लॉइट हम हो रहे हैं, एंजॉय बड़े लोग सब कर रहे हैं। पहले एग्रीकल्चर के बारे में एक्सप्लॉइट होते थे, अभी मशीनों के साथ हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। फिर जन्मा सोशलिज्म का आइडिया ना। ये जो सिस्टम था वो इंडस्ट्रियलिज्म का सिस्टम था, है ना, मतलब कैपिटलिस्ट था। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीपति फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वो पैसों से ऐश कर रहे हैं, बाकी छोटे मोटे जो लेबर्स है वो मेहनत करके अपना जीवन उसमें, तो सारा प्रॉफिट जाता था किसे, इंडस्ट्रियलिस्ट। नाउ सोशलिज्म का आइडिया क्या था, सिंपल भाषा में बोला जाए कि क्यों ना ये जो फैक्ट्रीज है ये सरकारी हो जाए, मतलब सब कुछ कलेक्टिव ओनरशिप में हो। जैसे पब्लिक पार्क होता है, पब्लिक पार्क क्या है, वो आपका खुद का है नहीं ना, वहाँ पे मैं भी जा सकता हूँ, आप भी आ सकते हैं, उसके बाद अब आपके दोस्तों भी आ सकते हैं, सब मिलजुल के उस पार्क को हम यूज कर सकते हैं। वो आइडिया है सोशलिज्म का कि एक ओनर ना रहे, ओनर सारे मिलकर रहे। और ध्यान रहे, इसे हम सरकारी नहीं बोल सकते। अभी ये आइडिया आ रहा था सोशलिज्म का ना, सरकार उसको कंट्रोल करेगा नहीं करेगा वो डिफरेंट बात है, वो फिर डाइवर्सिफाई हो जाएगा। सोशलिज्म का मेन आइडिया है एक के पास ओनरशिप ना रहे, कलेक्टिव ओनरशिप रहे, है ना। जैसे कम्युनिटी है, प्लेग्राउंड है, कलेक्टिव ओनरशिप वो है। अब वो बात अलग है, वो सरकार मेंटेन कर रहा है, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। समझो, उसमें हम बाद में जाएंगे। अभी समझो कि सोशलिज्म का अर्थ क्या है। तो जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, आया ड्रॉप हुआ एक बॉम्ब, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इनका ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज लाइक फायर उस टाइम, और उस टाइम में सोसाइटी को नीड भी थी। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने लिखा था कार्ल मार्क्स, ये है कार्ल मार्क्स, और दिस इज फ्रेडरिच एंगल्स, है ना। क्या विचारधारा थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसमें देखेंगे। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल ये कैपिटलिस्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये बोल रहे थे कि प्रॉफिट सिर्फ अरबपति ही ले जा रहे हैं, जो ओनर है उनके पास ही जा रहा है, बल्कि वर्कर को सिर्फ बर्डन ही मिलता है। ये डास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये सब लिख चुके हैं दोनों मिलके, फ्रेडरिच एंगल और कार्ल मार्क्स। ये दोनों गहरी ये थे। फ्रेडरिच एंगल उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे थे, कार्ल मार्क्स को। उसके बाद इनका बिलीव था क्रांति तभी आएगी जब वर्कर एकजुट हो और कैपिटल ऑपरेशन के खिलाफ वो अपना स्वर उत्तोलन करे। नाउ कैपिटल ऑपरेशन, कैपिटल मतलब पैसा, कैपिटलिस्ट मतलब अरबपति, या फिर हम बोल पाएंगे इंडस्ट्रियलिस्ट, जो एंटरप्रेन्योर्स, जो बिजनेस ओनर्स है, जो खुद पैसा पूरा छान कर ले रहे थे और वर्कर्स को ऐसे टुकड़ा दे रहे थे, है ना। देन इन्होंने एक कम्युनिस्ट सोसाइटी के गठन के लिए एडवोकेट किया। कम्युनिस्ट सोसाइटी का मतलब एक क्लासलेस सोसाइटी। क्लासलेस सोसाइटी मतलब एक ऐसा सोसाइटी जहां पे कोई हायरार्की ना हो। हमारा सोसाइटी कहाँ है, कैसा है, हम पब्लिक है, हमारे ऊपर नेता लोग हैं, तो हमारा एक मतलब क्या हायरार्कियल सोसाइटी है। पर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल मानते थे कि सोसाइटी को क्लासलेस ही बना दो। देखो ये आइडिया सुनने में बहुत पसंद आ रहा है, पर प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इंसान है ना, हम बाई इनेट स्वेच्छाचारी है। अगर सपोज आप ऑनलाइन क्लासेस में हो, कोई अपने इच्छा से स्पैम करने लगे या कोई फिर खराब खराब बातें बोलने लगे, तो वो इसका स्वेच्छाचारी है। तो उसके ऊपर अगर मॉडरेटर नहीं बैठा होगा तो वो कंट्रोल कैसे करेगा। लॉन्ग रन में ये विजन दोस्तों ये फ्रूटफुल नहीं था। हमने भी एज इंडियंस हमने भी ये विजन को अपनाया था, देन फिर हमें चेंज करना पड़ा। दिस इज अ डीप कॉन्सेप्ट, है ना। हम जो क्लास कर रहे हैं इसमें क्या हमारे एक्सेलेंटिको ऐप में यहाँ पे पूरा अच्छे से इसको समझाया गया है। अभी के लिए तुम देखो, ये कम्युनिस्ट सोसाइटी का गठन यहाँ पे किए, करने की बात की, एडवोकेट किए। ये बोल रहे थे फ्यूचर जहां पे वर्कर्स यानी प्रोलेटरिएट, प्रोनाउंस करो, प्रोलेटरिएट गवर्न करेंगे और इनइक्वालिटी एलिमिनेटेड। अभी का सिस्टम कैसा था, कैपिटलिस्ट, एक इंपॉर्टेंट था बॉस एंड बाकी सब वर्कर्स, है ना। कार्ल मार्क्स फ्रेडरिच एंगल ने बोले बॉस कोई नहीं होगा, सब कोई बॉस होंगे, हर कोई यहाँ पे बॉस होगा, है ना, और ये लोग मिलके गवर्न करेंगे और यहाँ पे खिचड़ी हो जाएगी। कंसिडर द स्ट्रगल फॉर सोशलिज्म, प्रेजेंट मोमेंट, पास्ट, बट फ्यूचर के लिए भी वो पाथ बना पाए। सो दिस वाज अ कम्युनिस्ट बॉम्ब, है ना, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। सिमिलर गोज फॉर द फ्रेडरिच एंगल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विद कार्ल मार्क्स। इनका मेजर काम कार्ल मार्क्स के साथ ही था। 1870 के दशक तक यूरोप में एक नई सोच फैल चुकी थी, संवाद और संघर्ष की सोच, जिसे दुनिया ने कहा सोशलिज्म।
ये सोच सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, अब इसने रूप लिया था एक विश्वव्यापी आंदोलन का। सोशलिस्ट ने मिलकर बनाया सेकेंड इंटरनेशनल। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका मकसद था एक साथ लड़ना और एक साथ बदलना। तो अब समझ रहे हो कुछ? ये जो सोशलिज्म की आइडिया, ये आइडिया से बढ़कर अब एक इंटरनेशनल मुहिम, इंटरनेशनल मूवमेंट में टर्न हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन, देखो ध्यान से देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन के 100th एनिवर्सरी पे सेकेंड जनरल यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाता है। ओके, क्यों? उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, सभी देश के लोग इसके मेंबर बनेंगे, मतलब इससे एसोसिएटेड होंगे, ताकि सोशलिज्म हर एक देश में कैसे लाया जा सके। सो दिस आइडियोलॉजी नाउ ट्रांसेंडेड बाउंड्रीज, दिस आइडियोलॉजी बिकेम अ इंटरनेशनल सेंसेशन। और इंटरेस्टिंग सी चीज है, अब जब May 1 अभी भी हम सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे या फिर इंटरनेशनल वर्कर डे सेलिब्रेट करते हैं, इसी की तो दिन। सो हाउ अ सिंपल आइडिया एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट, एक वर्ल्ड वाइड सेंसेशन बना, यहाँ पे हम देखें। और इसी मुहिम के चलते, इसी मूवमेंट के चलते हर एक देश में हमें देखने को मिलेगी लेबर पार्टीज का गठन होता है। इंग्लैंड और जर्मनी के कामगार बनाने लगे अपने अपने संघ, अपने दुख सुख के लिए बचत फंड बनाए और मांगे काम का समय और वोटिंग का हक। जर्मनी में ये संघ जुड़े सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से और इनसे चुनाव में भी जीत हासिल की। 1905 में ब्रिटेन में बना लेबर पार्टी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। पर 1914 तक किसी भी देश में समाजवादी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन इनके विचार कानून में घुल चुके थे। राज्य तो अब भी कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल ही चला रहे थे, पर आवाज सोशलिस्ट की भी गूंज रही थी। 1871 में पेरिस की सड़कों पर एक और इनकलाब मच गया, पेरिस कम्यून। देखो अब ये जो पेरिस कम्यून का सीन को हम समझते हैं, ये टाइम था 1870s के टाइम। नेपोलियन जंग लड़ा, नेपोलियन हारा। उसके बाद फ्रांस में पावर वैक्यूम होने लगी। फॉर द फर्स्ट टाइम जनरल पब्लिक रेज करती है, खुद को एक पेरिस कम्यून बनाती है और वो लोग शासन करने लगते हैं। ये सीन आपने देखा होगा, है ना, जैकोबिन क्लब। पर वहां पे बहुत रेडिकल्स थे, यहाँ पे आम जनता, इवन महिलाएं भी। अभी क्या किया, पेरिस कम्यून यहाँ पे बनाए। सो ये जो था ना पेरिस कम्यून, कोई राजा नहीं, कोई मिलिट्री डिक्टेटर नहीं, द नॉर्मल पीपल जो सरकार चले रहे थे। तो इट वाज अ मार्क ऑफ सोशलिज्म। हाँ, बाद में जाके पेरिस कम्यून को कुचला गया, क्योंकि जो लोग वर्साइल में थे उस वक्त, है ना, तो वो अपोज कर रहे थे। आम जनता कैसे गवर्नमेंट चलाएगी, अपोज कर रहे थे। मार्च से मई तक एक पीपल्स गवर्नमेंट बना, मजदूर, नेता और सामान्य नागरिकों का राज चला। ये था सरकार के खिलाफ एक जन विरोध। अंत में यह संघर्ष कुछ हफ्तों में कुचला गया, लेकिन इसकी याद भी सोशलिस्ट क्रांति का प्रतीक बना। यह था पहला समय जब लाल झंडा, मजदूरों का झंडा, एक क्रांति का झंडा बन गया था। पर पेरिस कम्यून का जो इवेंट है वो एक सिंबल बन गया सोशलिज्म का। कार्ल मार्क्स भी उसे कोट करते थे कि पेरिस कम्यून है जनता का डिक्टेटरशिप, प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटरशिप उसे बोलते थे। तभी पेरिस कम्यून में लाल झंडा लेकर वो आंदोलन होता था एंड वो सिंबॉलिक हो गया था, है ना। तो सारे डॉट्स को कनेक्ट करो। हम अभी यहाँ की बात कर रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं। 1905 में हमने डिस्कस किया ब्रिटिश में लेबर पार्टी बना, पर उससे पहले पेरिस कम्यून का इवेंट हो चुका था और उस इवेंट का इंफॉर्मेशन पूरे यूरोप में स्प्रेड होने लगा था। एंड दिस वाज ए क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशनल मोमेंट फॉर देम। तो वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट का एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पॉइंट बना। सो आई थिंक अभी तक आपने सोशलिज्म क्या है, उसकी आइडिया कैसा स्प्रेड होने लगी। सरकार चलाते थे अभी भी कंजर्वेटिव, लिबरल्स, रेडिकल्स मिलकर चलाते थे, और सोशलिज्म की आइडियोलॉजीज उनमें भर चुकी थी। सोशलिज्म की आइडियोलॉजीज को लेकर सेकेंड इंटरनेशनल हुई, एंड दिस द आइडिया ऑफ सोशलिज्म कैसे स्प्रेड होने लगी ऑन द एंटायर यूरोप, इसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की। अभी आपके चैप्टर में आता है सेकेंड पार्ट, रशियन रेवोल्यूशन। एक पल जहां पे हमने देखा इन द अर्ली 18th सेंचुरी के लेटर फेज में और 19th सेंचुरी के अर्लियर फेज में पूरे यूरोप में क्या होने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगी, वर्कर क्लास डेवलप होने लगे और ये सब सोशलिज्म के आइडियाज यहाँ पे आने लगे। पर यूरोप के दूसरे पार्ट इन द रशियन फेडरेशन, सिचुएशन अभी भी पुराने जमाने का था, है ना।
सेम बाउंड्री के इस तरफ एक अलग दुनिया, बाउंड्री के उस तरफ ओल्ड रिजिम वाला दुनिया। राजा था, एग्रीकल्चर थे, ग्रोथ नहीं था, डेवलप नहीं था, इंडस्ट्रियलिज्म नहीं हुआ। लेट्स नाउ फोकस ऑन द रशियन रेवोल्यूशन। ओके, वीडियो को हम अब आगे करें उससे पहले छोटा अनाउंसमेंट। योर काइंड अटेंशन प्लीज मेरे क्लास 9 के बच्चों, ये जो तुम YouTube पे देख रहे हो इट इज जस्ट द लेवल 1। 2026 के एग्जामिनेशन के लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए एक डोमिनेंट सोशल साइंस का एक कोर्स। दिस इज द मोस्ट एडवांस और स्ट्रेटेजिक कोर्स। ध्यान से समझो, YouTube पे जो देख रहे हैं दैट इज लेवल 1। उसके बाद उसको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, एग्जामिनर के थिंकिंग पैटर्न को कैसे डिकोड करना है, बहुत ही एफर्टलेसली, बहुत ही आराम वाले तरीके में हम एंटायर चीज को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। दिस इज अ गेम चेंजर कोर्स। दिस इज अ कोर्स जहाँ पे आप सोशल साइंस को लिटरली डोमिनेट करोगे, और वो भी इन द मोस्ट इजीएस्ट मेथड पॉसिबल। लेटेस्ट एग्जामिनेशन पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से नहीं होने वाले, क्योंकि वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। इसमें हम पूरा चैप्टर 1 से लेके आपके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर एक चीज को हम बारीकी से कवर करेंगे इस कोर्स में, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, इवन एक पेंसिल बॉक्स से भी सस्ता है। इस कोर्स में आपको मिल जाएगा रिवीजन नोट्स। एनसीईआरटी पढ़ने में वो स्टोरी फॉर्मेट में है, वो उतना इफेक्टिव नहीं है। हम उसको हाईली रिफाइंड एग्जाम ओरिएंटेड नोट सबको मिल जाएगा। उसके बाद चैप्टर एनालिसिस, कहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या चीज हमें ध्यान रखनी है, व्हाट वी शुड लीव, वो वाला भी। डिमांड ऑफ द एग्जाम क्या है उसको हम समझेंगे थ्रू द एनालिसिस वीडियो। उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा नहीं कि ये आंसर है वो, मैं आपको थिंकिंग करना सिखाऊंगा यहाँ पे, कि अगर हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, कौन सा आंसर लिखने से, कौन सा कीवर्ड लिखने से हाई स्कोरिंग मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, आंसर कैसे लिखा जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, रिवीजन कैसे किया जाता है। दिस इज अ एडवांस्ड कोर्स। आप एक बार इस कोर्स को चेकआउट करो। डेमो वीडियोस और डेमो नोट्स सब कुछ हमारे ऐप पे फ्रीली अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वरना आप इस QR कोड के थ्रू भी इसे स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस साल के लिए हम डोमिनेट SST और डोमिनेट साइंस का ये कोर्स लेके आ रहे हैं, एंड दिस इज गेम चेंजर। न्यूमेरिकल्स पे आप कमांड करने लगोगे। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। ये एफर्टलेसली आप अपने क्लास 9th एंड नेक्स्ट ईयर क्लास 10th के जर्नी को यहाँ पे डोमिनेट करोगे। स्कैन करें या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अब कहानी में आगे। यूरोप के सबसे कम औद्योगिक देश में एक ऐसा क्रांति हुआ जो दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 1917 अक्टूबर रिवॉल्यूशन, जब रशिया में सोशलिस्ट ने सरकार को अपने कब्जे में लिया। फरवरी 1917 में मोनार्की गिरा और अक्टूबर में एक नए युग का जन्म हुआ। पर सवाल तो ये था, आखिर ये सब हुआ कैसे? अनदर किंगडम फेल डाउन। अब ये देखा जाए तो भाई सीरियस हो रहा था। रशिया भी गिर गया। सोशलिस्ट ने रशिया में तख्ता पलट कर। देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बाकी यूरोप और रशिया बहुत डिफरेंट है। बाकी यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पे चल रही थी, पर रशिया में अभी भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आई थी। रशिया पूरा ओल्ड रेजिम के स्टाइल में ही था। वहां पे फार्मर्स लोग थे, पेजेंट्स लोग थे जो खेती करके अपना पेट पालते थे। ये आधुनिक तकनीक यहाँ तक नहीं आई, पर फिर भी सोशलिस्ट ने यहाँ पे स्प्रेड आउट किया। मोनार्कियल सिस्टम, एग्जैक्टली फ्रांस में जैसा मोनार्की था, यहाँ पे रशिया पे मोनार्कियल सिस्टम। देखो, फ्रांस तो 1789, वो तो बहुत पुराना है, पर रशिया का मोनार्कियल सिस्टम 1917 में उखाड़ कर फेंक दिया गया। 1917 में हम अपना हिंदुस्तान पे इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। सो कंटेम्पररी चीज देखो, फ्रांस में जो हुआ था वो बहुत पहले 1789 में हुआ था। अभी सोशलिज्म का इम्पैक्ट में रशिया में, वो भी 1917 में, जार, उनका जो राजा था उनको जार कहते थे, उखाड़ कर फेंक। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट ये हुआ कैसे, रशिया का कंडीशन वहां पे कैसा था, एंड ये जो सोशलिज्म का भाव ये कैसा एक सीरियस नोड ले रहा। 1914 में जार निकोलास II पूरे रशिया और उसके विस्तृत साम्राज्य का शासक था।
देखो, द बेस्ट वे टू विजुअलाइज समथिंग इज थ्रू द मैप। अभी का रशिया, ये जो पिंक पिंक लाइट पिंक दिख रहा है वो है, पर उस वक्त का रशिया, उस वक्त एस्टोनिया, लतीविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, ये सब रशिया के पार्ट थे, है ना। जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये सारे के सारे पूरा वास्ट रशिया के पार्ट थे। देन हमें देखने को मिलती है 1991 में जाके क्या होता है, ये पूरा रशिया ब्रेक डाउन होता है ना। पर उससे पहले देखो कितना बड़ा एरिया पूरा ये रशिया का पार्ट। उसके बाद भी देखो इसका कल्चर पूरा अलग था। रशिया बहुत ही बड़ा देश था, है ना। और यहाँ पे इस साइड के जो लोग रहते थे, दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ दिस साइड। तो इसलिए विभिन्न एथनिक ग्रुप, विभिन्न जाति प्रजाति, वो लोग अलग अलग हो गए, है ना। लैंग्वेज का इशू हुआ, कल्चर का इशू हुआ, रहन सहन का इशू हुआ। बोलने को तो था ये एक बड़ा देश, पर उसमें भी बहुत छोटे छोटे पैचेस में लोग सब रहते थे। पर नाउ अभी हमें ये समझने की बात है कि देखो इतना बड़ा देश, एक ही शासन, जार निकोलस II, यह एक विस्तृत और विविधता से भरा साम्राज्य था, लेकिन राज करता था सिर्फ एक ही व्यक्ति, जार। यहाँ का मुख्य धर्म था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो कि ग्रीक चर्च से जन्मा हुआ एक प्राचीन पंथ था। पर साम्राज्य में रहते थे कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम, बुद्धिस्ट और सब वो भी लोग जिनके सपने अब बदलने वाले थे। एक विस्तृत साम्राज्य, एक शख्स और एक चिंगार जो कि पूरी दुनिया में आग बनकर फैल गई थी। बीसवीं सदी के शुरुआत में रशिया एक खेतीबाड़ी का देश था। 85% लोग यहाँ खेती से अपना जीवन चलाते थे। जब फ्रांस और जर्मनी में आधे से कम लोग खेती पर निर्भर थे, रशिया अब भी मिट्टी से जुड़ा हुआ था। यह देश दुनिया का एक बड़ा ग्रेन एक्सपोर्टर था, लेकिन भीतर ही भीतर भूख, गरीबी और असमानता पल रही थी। उद्योग कुछ ही शहरों तक सीमित थी, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग, जिसे अब मॉस्को कहते हैं। हाथों से काम करने वाले कारीगर अब बड़े फैक्ट्री के शोर में मिल गए थे। 1890 के दशक में रेलवे का जाल फैला और विदेशी पूंजी ने फैक्ट्री की दीवार खड़ी की। फैक्ट्री प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के पास थी। सरकार ने नियमों का निगरानी की, पर फैक्ट्री के इंस्पेक्टर्स कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। छोटी यूनिट्स में 15-15 घंटे काम होता था। 31% तक महिलाएं भी थी, पर वो आदमी से आधे मजदूरी पर काम करते थे। सेंट पीटर्सबर्ग के मेटल वर्कर्स अपने आप को मजदूरों का एरिस्टोक्रेट मानते थे, क्योंकि उनका काम कला और कौशल डिमांड करता था। फिर भी जब अन्याय हुआ तो सब एकजुट हो गए। 1896 और 97 में टेक्सटाइल स्ट्राइक्स होती है, और फिर 1902 में मेटल इंडस्ट्री ने भी हल्ला बोल दिया। तो द थिंग इज, रशिया का बैकग्राउंड कैसा था? लोग डिफरेंट थे, पर फिर भी जब सोशलिज्म का लहर आई रशिया में, सब लोग एकत्रित होने लगे एंड सोशलिज्म का चिंगारी रशिया को पूरा ओवरकम कर। गांव में भी किसानों ने जमीन जोती, पर सबसे अच्छी जमीन राजा, नोबल्स और चर्चेस के पास थी। 1902 दक्षिण रशिया में किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया और उनके लैंडलॉर्ड्स यानी जागीरदारों को मार गिराया। 1905 तक पूरे देश में ऐसे ही आंदोलन का विस्फोट होने लगा। रशिया के किसान यूरोप के अन्य देशों से अलग थे। यहाँ मील सिस्टम चल रही थी, यानी कम्यून, मिलकर जमीन बढ़ता था। बट ए सेकेंड, ये कंफ्यूजन तुम्हें ला सकता है, मीर सिस्टम है क्या? हमने देखा था यूरोप में कैसा होता है ओनरशिप। यहाँ पे एक किसान होता है, ये एक किसान का एक प्रॉपर्टी होता है, लैंड होता है, एंड इसमें किसान अपना हल या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करता है। पर रशिया में ये सब सिस्टम क्या हुआ, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन मीर सिस्टम के टाइप हुआ था। मतलब एक इंडिविजुअल किसान को लैंड नहीं मिला, उनका जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो एक कम्युनिटी को, सपोज एक विलेज को या फिर एक संप्रदाय को। सपोज बड़ा सा लैंड है, लैंड का ओनरशिप ये विलेज में अगर 20 से 30 लोग रहते, तो ये 20 से 30 लोगों का लैंड ये है। मतलब ये लैंड का कलेक्टिव ओनरशिप था, जिसे हम बोलते थे मीर सिस्टम। और ये 20 से 30 लोग मिलकर यहाँ पे खेती करते थे।
है ना, एक लार्ज प्रोजेक्ट की तरह यहाँ पे खेती करते थे। बेनिफिट है इसका कि बड़े बड़े मीर सिस्टम में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, किसी एक का ओनरशिप नहीं होता, तो कलेक्टिवली वो लोग काम करते थे। और इन पे टैक्स लगता था, पूरा डायरेक्ट मीर पे टैक्स लगता, कलेक्टिवली टैक्स लगता था। और वो लैंड भी उतना फर्टाइल नहीं होता था, बहुत ही फालतू क्वालिटी का लैंड वहां पे होता था, जहां पे एग्रीकल्चर ठीक से उत्पत्ति नहीं देते। बेस्ट क्वालिटी लैंड राजाओं के पास था, एरिस्टोक्रेट्स के पास था, है ना, नोबिलिटी के पास था। और मीर सिस्टम में जो लैंड दिया जाता था वो बहुत ही भद्दा क्वालिटी का लैंड था। उसके बाद क्या होता है, रशिया में हार्वेस्ट ठीक से नहीं होता, लैंड क्वालिटी खराब है, हार्वेस्ट ठीक से नहीं होता, माइंस गिरते हैं, और ऊपर से मीर का टैक्स देना होता है, रेडेम्पटिव फीस मतलब वो लैंड का उन्हें जो अमाउंट पे करना होता है। तो ये सब फार्मर्स के ऊपर बहुत ही बर्डनसम हो गया, वो कर नहीं पा रहे। एंड फाइनली 1902 में फार्मर्स ने मना कर दिया, हम और नहीं दे सकते। तो यह था रशिया का इकोनॉमी, यह था रशिया के सोसाइटी में बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट। एंड नाउ सोशलिज्म एंटर होता है रशिया। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब कर दो, अगर वो कर लिया लाइक ही कर दो, एंड एक छोटू सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना ना। इतना तो अपने भैया के लिए कर ही सकते हो ना। ओके, कहानी में अब आगे। 1914 से पहले रशिया में किसी भी राजनीतिक पार्टी को कानूनी मंजूरी नहीं थी, पर फिर भी 1898 में कुछ सोशलिस्ट ने मिलकर जन्म दिया रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी को। यह पार्टी कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थी, पर जार के राज में इसे गुप्त तौर पर काम करना पड़ता था। यह अखबार छपाती, कामगारों को जगाती और हड़तालों का आयोजन करती। 1900 में उन्होंने बनाई सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसका लक्ष्य था जागीरदारों की जमीन किसानों को देना। पर लेनिन सहमत नहीं थे। उनका कहना था किसान एक जैसा नहीं है, कुछ गरीब है, कुछ अमीर है, तो कुछ दूसरों से काम करवाते हैं। अगर एक ही समाज के अंदर अमीर और गरीब हैं, लेनिन का यह कहना था, तो वो समाज एकजुट क्रांति नहीं कर सकता था। ओके, इस बात को समझो। देखो, ओल्ड रशिया में पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड नहीं। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल की विचारधाराएं फैलने लगी। दास कैपिटल जो बुक था, कार्ल मार्क्स फ्रेडरिच एंगल मिलकर जो लिखे थे, वो पूरा विस्तृत होने लगा। लोग समझने लगे, सोशलिस्ट की भाव, कम्युनिज्म की भाव लोगों के अंदर आने लगे। फाइन, ये फाइन है। फिर जाके पॉलिटिकल पार्टी पहला एस्टैब्लिश होता है, जिसे हम बोलते हैं सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये एक कलेक्टिव पार्टी था, सिंगल पार्टी था, मेन जो बोल सकते हैं सेंट्रल पार्टी था उस वक्त रशिया। पर वहां पे ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी में एक प्रभावशाली लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। नाउ लेनिन है रशियन रेवोल्यूशन की आर्किटेक्ट। ये जो लेनिन वाली चीज है ना, इज अ मास्टर। लेनिन की कहानी आप सुनोगे तो पूरा जेम्स बॉन्ड की कहानी की तरह है। वो पहले जर्मनी में थे, यहाँ पे रेवोल्यूशन हो रही थी, वो निकल गए थे। दैट इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ लेनिन। ये हमारे पढ़ाई के स्कोप के बाहर है, तो मैं उतना इसमें नहीं जा रहा हूं, पर लेनिन इज अ हीरो। पार्टी के अंदर भी विचारों का विवाद था। लेनिन कहते थे पार्टी को कठोर और अनुशासित होना चाहिए और हर कोई व्यक्ति को शामिल नहीं किया जा सकता। लेनिन का यह मानना था जार जैसे अत्याचारी राज शासन में एक मजबूत चुनी हुई पार्टी ही संघर्ष कर सकती है, जिसे लेनिन बोलते थे बोल्शेविक। दूसरी तरफ मेंशेविक कहते थे पार्टी तो सबके लिए खुली होनी चाहिए, जैसे जर्मनी में होता था। तो सपना तो एक ही है, क्रांति ही करना, तो क्या अनुशासित, क्या आम आदमी। तो 1903 में हमें ये देखने को मिलती है, जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी जो उनका होता है, कॉमन पार्टी, वहां से एक दल सेपरेट आउट होता है, बोल्शेविक। ये सेपरेट आउट होता है और बोल्शेविक का नेतृत्व करते हैं व्लादिमीर लेनिन। ही वाज अ स्ट्रॉन्ग लीडर और वो पूरा चुने हुए लोगों को अपने साथ लेके आते हैं। और ये बोल्शेविक जो इनिशियली कम थे, है ना, इनिशियली उनका संख्या कम थी, ये जाके रशिया को डोमिनेट करता है, रशिया को कंट्रोल करता है।
दिस वाज अ ह्यूज पार्टी, मतलब दिस वाज अ, ये एक बहुत ही जो बोलते हैं ना ओपी लेवल का पार्टी, पूरा मैंने सिग्मा पार्टी, ये वाला बोल्शेविक था। दूसरे तरफ थे मेंशेविक, है ना। मेंशेविक बोल्शेविक ये आइडियोलॉजी, देखो उनका पेरेंट पार्टी एक ही है, पर अनुशासन तो डिसिप्लिन के मामले में लेनिन बोला बोल्शेविक अलग हो जाता। मेंशेविक वो थोड़ा मतलब मिक्स्ड, वो उतना अनडिसिप्लिन्ड काइंड ऑफ पार्टी थे, जो चाहे वो चाय वाला, वो गुटखा वाला, सब आज के मेंशेविक में मिल जाता। एक ही सपना था, वो है क्रांति, पर रास्ते यहाँ अलग अलग थे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब कर दो, अगर वो कर लिया लाइक ही कर दो, एंड एक छोटू सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना ना। इतना तो अपने भैया के लिए कर ही सकते हो ना। ओके, कहानी में अब आगे। जब पूरा यूरोप बदल रहा था, तभी भी रशिया एक ऑटोक्रेसी था। यहाँ जार को किसी भी बात की पाबंदी नहीं थी, पार्लियामेंट भी जार के नीचे ही था, उसकी ही बात उसकी ही कानून, जार की बातें ही जार की कानून होती थी। लेकिन बस अब बदलाव की आवाज उठने लगी थी। लिबरल, सोशलिस्ट और नेशनलिस्ट सब मिलकर कह रहे थे, हमें एक संविधान चाहिए। खबरें चारों ओर फैल रही थी। पोलैंड में नेशनलिस्ट, मुस्लिम इलाकों में जेडिडिस्ट नए समाज और नए नियम की बात कर रहे थे। 1904 काफी भयानक साल था। महंगाई इतनी बढ़ी कि असल मजदूरी 20% गिर गई। पुटिलोव के आयरन कारखाने में जब 4 मजदूरों को काम से निकाला गया, तब आग भड़क उठी। ना, ये पुटिलोव की स्टोरी क्या है? पुटिलोव एक आयरन फैक्ट्री है, तो बहुत ही फेमस आयरन फैक्ट्री है पेट्रोग्राड में ही ना। पुटिलोव की आयरन फैक्ट्री के 4 लोग, 4 वर्कर्स, ये क्या किए थे? फादर गैपोन एक सोशल एक्टिविस्ट थे, वो एक पादरी थे। फादर गैपोन मतलब जो चर्च के मेंबर थे, क्लर्जी टाइप के थे, पर वो सोशल एक्टिविस्ट थे। वो रशिया में ये जो इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन है, जो लेबर्स लोग प्रॉब्लम फेस करें, वो सोशल रिफॉर्मर्स है। वो चारों ओर सभा करते हैं, जैसे नहीं होता गांव में कुछ सभा जहाँ पे कुछ इश्यूज डिस्कस किया जाता है। तो फादर गैपोन वर्क एसोसिएशन में ये जो पुटिलोव के 4 लोग जाके पार्टिसिपेट, नाउ जस्ट बिकॉज ये वहां पे पार्टिसिपेट किए, इसकी खबर लग गई थी फैक्ट्री वर्कर्स को, फैक्ट्री ओनर्स को। फैक्ट्री ओनर्स जस्ट बिकॉज वो पार्टिसिपेट ही किए, उसको काम से निकाल दिए। मानो देखो, जस्ट बिकॉज ये अच्छे काम के लिए पार्टिसिपेट किए एक लेबर स्ट्राइक में, है ना, उनके फैक्ट्री के लिए तो नहीं, एक दूसरे लेबर स्ट्राइक में ये पार्टिसिपेट किए, उसके लिए इनको काम से ही निकाल दिया गया। तब तो जाके आग भड़की। भाई रशिया में लिविंग कंडीशन, एक तो इन्फ्लेशन, ग्रेन्स के दाम आसमान छू रहे थे, खाने के लिए जो अनाज थे उसकी प्राइसेस हाई रॉकेट हुआ था, इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन, घंटे घंटे मशीनों पे लगे रहते थे, सैनिटेशन की कोई मतलब बात ही नहीं है। इतने ऑपरेसिंग कंडीशन में लेबर्स लोग रह रहे थे, एंड जस्ट बिकॉज यही इश्यूज को वो डिस्कस करने लेबर स्ट्राइक में इन्वॉल्व हो गए, काम से निकाल दिया गया। जहां पे भूख मिटाने के लिए पैसे इनफ नहीं थे, तभी काम से निकाल दिया गया। फादर गैपोन के नेतृत्व में 1,10,000 से भी ज्यादा कामगार विंटर पैलेस के तरफ चल पड़े। उनका सिर्फ इतना ही डिमांड थी कि भाई 8 घंटे का काम, बेहतर जीवन और कुछ इंसाफ चाहिए। पर जवाब मिला गोली से। ब्लडी संडे, इतिहास का एक ऐसा दिन जहां न्याय मांगने की वजह से हजारों मासूमों की खून बहा दिया गया। ब्लडी संडे, कितने लोग गए? करीबन 1,10,000 लोग मार्च किए। किसके लिए गए थे भाई? न्याय मांगने के लिए गए थे। ये कंडीशन राजा, अरे भाई राजा को कंप्लेन करने, मतलब अपने दुख सुनाने के लिए गए थे। हुआ क्या? गोली मार दी गई, ओपनली गोली मार दी गई। नाउ ये ब्लडी संडे का इंसिडेंट वाज द टर्निंग पॉइंट इन रशियन हिस्ट्री। देखो, अब तक
जार का इमेज एक ऐसा था कि हाँ भाई राजा है। ये ब्लडी संडे के बाद जार से ना नफरत होने लगी थी। नाउ दिस इज द इवेंट जहां पे रशिया में ओपनली मास रेजिस्टेंस राजा के विरुद्ध, जार के विरुद्ध स्टार्ट हो गया। भाई लोग अपने दुखियारी सुनाने जा रहे हैं, तुम उनको गोली से स्वागत करोगे? जार के ऊपर जो भरोसा था वो डिस्ट्रॉय हुआ। फादर गैपोन तो बोला कौन है जार? कोई जार नहीं है। और देखो लिटरली ये जो इंसिडेंट, ओपनली गोली मार दिया गया। दिस वाज शैटरिंग। ये जो रक्त उस दिन बहाया गया, जिसके नाम से इसका नाम रखा गया है ब्लडी संडे, ये ही 1917 के रेवोल्यूशन का स्टेपिंग स्टोन। इसीलिए इतना नफरत। जार अब टॉलरेबल नहीं था, लोग जार से नफरत करने लगे थे। जब पुलिस और कोसैक्स ने निर्दोष जनता पर गोलियां चलाई, यह एक नए क्रांति का आगाज था। 1905 की क्रांति। पूरे देश में हड़तालें, स्टूडेंट्स ने कॉलेज छोड़े, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सब मिलकर एकत्रित हो गए और सब सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। यहाँ मिडिल क्लास ने बनाया यूनियंस ऑफ यूनियंस और मांगा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान बनाने के लिए एक असेंबली। पूरा देश उबल रहा था, गुस्से से उबल रहा था। अब उनकी डिमांड थी एक संविधान असेंबली। मजबूर होकर जार ने एक सलाहकार डूमा यानी पार्लियामेंट बनाने की इजाजत दी। इजाजत तो दे दी थी, पर उसका बैक स्टोरी देखो। 1905 में नेशनल वाइड स्ट्राइक हुआ। ना ये जो स्ट्राइक हुआ उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए, उसको पैसिफाई करने के लिए जार ने अक्टूबर मैनिफेस्टो जाहिर किया। अक्टूबर मैनिफेस्टो मतलब जार बोला कि हाँ भाई थांबा, चिल डाउन, चिल ब्रोज, मैंने समझा तुम दुखित हो, तुमने स्ट्राइक किया, आई अंडरस्टैंड यू ब्रो। अभी क्या करते हैं, मैं एक अक्टूबर मैनिफेस्टो यहाँ पे साइन करता हूँ। इसमें मैं क्या बोलूंगा, तुम्हें तुम्हारी सिविल लिबर्टीज मिलेगी, और तुम क्या मांग रहे हो? फ्रीडम ऑफ स्पीच ना, वो दिया जाएगा, एसोसिएशन दिया जाएगा। और क्या मांग रहे हो? डूमा मांग रहे हो रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है भाई, डूमा के लिए भी मैं मंजूरी देता हूँ, चुपचाप रहो, सब मंजूरी में देता हूँ। और वो जो डूमा है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ही करेगा, उससे ज्यादा उसका कोई अस्तित्व नहीं। सिंपल टर्म में बोला जाए तो जार ने प्रोटेस्टर के हाथ में एक गिमिक रख दिया, एक लॉलीपॉप थमा दिया, दैट्स इट। नए ट्रेड यूनियंस, फैक्ट्री कमिटीज, नए सपने, लेकिन ये सब ज्यादा देर तक नहीं टिका। पहला डूमा सिर्फ 75 डेज के लिए ही चला, दूसरा डूमा 3 महीने में ही खत्म। फिर जार ने वोटिंग नियम बदल दिए। तीसरे डूमा में सिर्फ कंजर्वेटिव राजनेता लाए गए। लिबरल्स और क्रांतिकारियों को सिस्टम से ही बाहर निकाल दिया गया। जार ने साफ कह दिया, मैं सिर्फ सुनूंगा, जवाब नहीं दूंगा। जार डिडंट केयर, वो खातिर भी नहीं कर रहा था। जार को चाहिए थी अपनी सुप्रीम पावर, है ना, और जार वो सुप्रीम पावर को मेंटेन कर रहा था। और ये चीज और भी दर्दनाक हो गई जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोकआउट किया। ना जब भी देखोगे, ये इंटरेस्टिंग वाली बात है, कॉमन पैटर्न आप मार्क करोगे, स्पेशली चाइना में ये हो रहा है। ना जब भी लीडर, चाइना का जो लीडर है, वो फेस कर रहा है कि लोग उससे असंतुष्ट है या फिर लोग उससे गुस्से में है, वो क्या करेगा, इंडिया के साथ एक वार छिड़ देगा, है ना। तो जब भी वॉर वाली सिनेरियो होती है, लोग भावनात्मक हो जाते हैं और सरकार के फॉर्म में हो जाते हैं। वही वाला सेम चीज रशिया में हुआ। जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई, सब लोग जार को सपोर्ट करने लगे कि है तो भाई टेढ़ा है पर अपना ही है, बाद में इसको सीधा कर देंगे, पहले बाहर के दुश्मनों से निपटेंगे। बस यही सीन था। जार को ही पता था, जार तो मतलब अरे भाई राजा है, वो रूल करता आ रहा है, उसको ही पता था लोगों की इमोशन के साथ कैसा खेला जाए। बस उसने देखा वर्ल्ड वॉर 1 को अपना हथियार बनाया, बोला वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, डूमा तेरी कोई बात मैं नहीं सुना, चुप डूमा बैठ। तो डूमा को इग्नोर ही किया जा रहा था। साल 1914 यूरोप में एक महायुद्ध का विस्फोट हुआ, प्रथम विश्व युद्ध। एक तरफ थे सेंट्रल पावर्स यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, दूसरी तरफ थे फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। यह था प्रथम विश्व युद्ध, जिसका रणभूमि सिर्फ यूरोप नहीं पूरा विश्व बना। शुरुआत में रशिया के लोग जार निकोलस II के साथ थे क्योंकि देशभक्ति की लहर थी, लेकिन जैसे जैसे युद्ध खींचता गया, जार ने डूमा को नजरअंदाज कर दिया। अब जनता का भरोसा टूटने लगा।
रशिया में एंटी जर्मन की भावना इतनी बढ़ी कि शहरों का नाम तक भी बदल दिया गया। सेंट पीटर्सबर्ग से पेट्रोग्राड रख दिया गया। और रानी जारीना अलेक्जेंड्रा, वो तो एक जर्मन औरत ही थी। उसके आसपास के लोग, खासकर एक रहस्यमयी साधु जिसका नाम था रास्पुटिन, यह बने जनता का अगला निशाना। सो वार की यह अपडेट थी कि रशिया बुरी तरीके से हार रहा था जर्मनी से, एंड रशिया के लोग जर्मन से हेट करने लगे। नाउ यहाँ इंटरेस्टिंग सी बात है, रशिया की महारानी जारीना वो खुद जर्मन ओरिजिन की है, शी वाज अ जर्मन लेडी। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, लोग जर्मन्स को हेट करने लगे, जारीना को हेट करने लगे। और इसी वक्त और एक स्कैंडल हो जाता है। मतलब देखो, ये एक अफवाह फैलने लगती है, दिस इज अ क्लासिक स्कैंडल। जार का बेटा जो था उसे हीमोफीलिया थी, है ना, उस वक्त हीमोफीलिया वाज अ डेडली। तो जारीना बहुत वरीड थी, और उस वक्त एक स्पिरिचुअल लीडर था, वो एक जैसे हमारे जो पागल वागल टाइप बाबा लोग नहीं होते थे, उस वक्त एक स्पिरिचुअल लीडर था उनका, उसका नाम था रास्पुटिन। तो इसके वजह से जो माताएं लोग सब होती है वो भावुक हो जाती है, जारीना भी भावुक हो गई, और रास्पुटिन रहने लगा उनके बीच। जारीना और रास्पुटिन क्लोज होने लगे। और भाई हमें नहीं पता, ये हिस्ट्री में भी क्लियर नहीं है, जारीना और रास्पुटिन क्लोज होने लगे। उसको अब अफवाहें आने लगी कि जारीना और रास्पुटिन के इलिसिट अफेयर्स है ना, प्रेम संबंध। आप सोच पा रहे होंगे, देखो लोगों को बातें बनाने में कोई कष्ट नहीं करनी पड़ती, एंड इट इज वेरी ऑब्वियस फॉर एवरीवन टू ब्लेम अ वुमन ऑलवेज, है ना। तो उनके बीच संबंध था, उनके बीच अफेयर्स था, रिलेशंस था, किसी को नहीं पता, पर रूमर्स चल रही थी कि रास्पुटिन और जारीना का चल रहा है भाई आपस में, व्हाटएवर। तो ये रूमर्स स्प्रेड होने लगी। जारीना के कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया, हाँ, कि वो रशिया की महारानी किसके साथ जाके संबंध बना रही है, हाँ? एक रास्पुटिन जैसा एक पागल की तरह पागल से संबंध बना रही है। तो ये जो था, पहले जार से नफरत थी, अब उनके डिग्निटी के ऊपर हैम्पर होने लगी। देखो जार की पत्नी यानी रानी, तो रॉयल फैमिली की मेन तो डिग्निटी हर वक्त महिला ही होती है ना, तो उनके डिग्निटी के ऊपर हैम्पर होने लगे। तो ये मतलब कॉमनली जोक्स होने लगे, है ना, कि जारीना दूसरे के साथ इन्वॉल्व। तो वो एक कलेक्टिव हेट क्राउन के खिलाफ वहां पे विस्फोट होने लगा। वेस्ट रशिया में सेनाएं ट्रेंच में ही अटक गई, पर ईस्ट रशिया के सैनिक लगे रहे भारी लड़ाई में। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ रशिया को भयानक हार मिली। सिर्फ 3 सालों में ही 70 लाख से ज्यादा लोग घायल या फिर मारे गए थे। हताश सैनिकों ने वापस होते वक्त खेतों को भी जला दिया था, घरों को तोड़ दिया ताकि दुश्मन जमीन से कुछ ना ले सके। पर इस तोड़फोड़ का नतीजा था 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग रेफ्यूजी बन गए। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था और सरकार की छवि बिल्कुल बिखर गई थी। युद्ध ने उद्योग पर भी वार किया था। रशिया में पहले से ही तो कम फैक्ट्रीज थी, ऊपर से जर्मनी ने बाल्टिक सी पर भी कब्जा कर लिया था। सच्चाई तो यह थी दोस्तों, जर्मनी बहुत ही पावरफुल था वर्ल्ड वॉर 1, एंड रशिया बुरी तरीके से हार रहा था। जर्मनी ने बाल्टिक सी, आप अगर मैप देखोगे, रशिया पूरा ईस्ट है, रशिया के इधर जो है ना, ये बाल्टिक सी है, वहाँ पे रशिया के बड़े बड़े जहाज जाते हैं। देखो ट्रेड, कार्गो, ये सब कहाँ से होती है? नेवल रूट से होती है, जहाज से होती है ना। जर्मनी ने बाल्टिक सी को ही कब्जा कर लिया, तो फिर क्या हुआ? रशिया के जो ट्रेड है, जो रशिया में इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई, तो माल जाके बेचेगा ना रशिया बाहर जाके, वरना सिर्फ माल ही अपने फैक्ट्रीज में एस्टेब्लिश करेगा तो शिपिंग कहाँ पे? ट्रेड होना तो जरूरी है ना किसी कंट्री के लिए। तो बाल्टिक सी ना जर्मनी पूरा कैप्चर कर लिया था, और रशिया इस थ्रू से जा ही नहीं पा रहा था। तो इसका मतलब रशिया का इकोनॉमिकली वो सफ़र कर रहा था। फैक्ट्रीज में वर्कर नहीं थे, क्योंकि सारे वर्कर्स तो जाके युद्ध में इन्वॉल्व थे, वॉर में इन्वॉल्व थे। भाई फैक्ट्री खुद चलाएगा कौन? वर्कर्स होगा तभी तो काम होगा, और जितना काम हो रहा था वो बाल्टिक सी की वजह से ब्लॉक होकर रखा। तो रशिया का ट्रेड इकोनॉमी कोलैप्स करता है। फैक्ट्रीज में लेबर्स नहीं है, वो जैसे सूखा पड़ा है फैक्ट्रीज, वैसे बोला जा सकता है। जो रेलवे टैक्स बिछी थी ना, वो रेलवे ट्रैक्स को मेंटेनेंस कोई नहीं कर रहा है, वो टूटने लगी थी। तो रशिया एक सीवियर इकोनॉमिक डिप्रेशन में जा रहा था।
1916 तक रेलवेज की पटरियां टूटने लगी, काम करने वाले वर्कर्स अब युद्ध में भेजे जाने लगे, सारे छोटी छोटी वर्कशॉप बंद होने लगी। इस तरफ अनाज का बड़ा हिस्सा सेना के लिए भेज दिया गया और शहरों में ब्रेड, रोटियां और आटा की कमी हो गई। 1916 के सर्दियों में ब्रेड की दुकानों के बाहर दंगे होने लगे। रशिया के हर एक कोने में एक शब्द गूंज रहा था, भूख, गुस्सा और बदलाव। उन्नीस 1917 की सर्दी, नेवा नदी के दोनों किनारे अलग ही दुनिया थी। एक तरफ थे मजदूर, दूसरी तरफ राजमहल और सत्ता। फरवरी में रोटी की कमी ने मजदूरों की बस्तियों को तनाव से भर दिया। 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में लॉकआउट हुआ और अगले ही दिन 50 फैक्ट्रीज ने हड़ताल का ऐलान कर दिया और इस आंदोलन का नेतृत्व किए महिलाओं ने। इंटरनेशनल वुमेन्स डे बन गया इनकलाब का प्रारंभ। इनफ इज इनफ, फैक्ट्री स्ट्राइक स्प्रेड होने लगी और वेजेस जो थी वो बहुत कम थी। दूसरे बात, महिलाओं को ना पुरुष के कंपैरिजन में कम वेजेस मिल रही थी, क्योंकि दे थॉट दैट वुमेन तो फिजिकली उतना एक्टिव नहीं है, तो इसलिए उनके आधा सैलरीज ही दिया जाता। इनकम इनइक्वालिटीज थी। तो फिर अभी ये जो पहला द फर्स्ट रेवोल्यूशन का जो ऑनसेट है ना, तो यह महिलाओं ने एक्चुअली स्टार्ट किया था। उसी के लिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं इसी की वजह से, क्योंकि पहला जो क्रांतिकारी रेवोल्यूशन ये वुमेन्स के हाथों में हुआ। तो बस महिलाओं ने अगर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो ये पूरा अलार्मिंग था, अरे भाई महिलाएं आ रहे सड़कों पे तो हमारे विरुद्ध, चलो उनको ज्वाइन करते हैं। यहाँ से तो स्टार्ट हुई सब कुछ। 23 फरवरी मजदूर नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट तक पहुंच गए, यानी राजमहल के दरवाजों तक। सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, पर लोग 24 और 25 तारीख को फिर से लौट आए। 25 फरवरी को डूमा को सस्पेंड कर देता है जार। नेता खिलाफ बोल उठे। लोगों का गुस्सा जार के विरुद्ध अब खुला हुआ था। 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर्स तोड़ दिए गए, सड़कें नारों से भर दिए गए। रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। सेना बुलाई गई और इस बार सेनाओं ने गोली चलाने से ही इनकार कर दिया। अब ना देखो, पानी सर से ऊपर जा चुका था। ये जो सोल्जर्स, उनका मेंटल कंडीशन को आप समझो। वार हार रहे थे, डीमोरलाइज थे, ना खाने को ठीक से मिल रहा था। एंड आफ्टर ऑल जो सोल्जर्स जाके युद्ध लड़ रहे थे वो कौन थे? वो तो जनरल पब्लिक थे ना, वो तो फार्मर्स ही थे। वो गांव से फार्मर्स, वो काम के लिए जाते, नेशनल ड्यूटी पे जा रहे थे वार लड़ने। पर सच्चाई तो सबको दिख रही थी। लॉन्ग वॉर में वो थक चुके थे, एग्जॉस्ट हो चुके थे, डीमोरलाइज्ड हो चुके थे और उनकी फैमिलीज भी थी, अंडरफेड थे, भूखे थे, सब इकोनॉमिकली भी सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। एंड तब जब उन्होंने देखा कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो कुछ खराब नहीं बोल रहे, वो तो सच ही बोल रहे हैं, तो सोल्जर्स को भी तो रियलाइजेशन हुई ना। तो इसलिए सोल्जर्स ने बोला हम इनके ऊपर गोली नहीं चलाए। क्यों चलाए भाई? ये जो डिमांड करे वो तो सही तो बोल रहे हैं। जार के विरुद्ध जो बातचीत चल रही है वो सच्चाई तो है। जार क्या कर रहा है? देश यहाँ पे बिखर रहा है, लोग भूखे हैं, जार क्या रहा है? तो इसीलिए आर्मीज ने भी गोली चलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि भाई जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी डिमांड बहुत जेन्युइन थी। वर्कर्स और सैनिकों ने मिलकर बनाई एक सोवियत जिसका नाम था पेट्रोग्राड सोवियत। 2 मार्च 1917 जार ने आखिरकार अपनी गद्दी छोड़ी। सेना के अफसरों ने उसे बहुत समझाया कि अब समय बदल गया। 300 साल पुराना डिनास्टी फाइनली 1917 के फरवरी महीने में हुआ समाप्त। जार ने गद्दी छोड़ा, डिनास्टी एंड हुआ। अभी सरकार तो चलाने हैं, तो कौन बनेगा सरकार? जो डूमा है, डॉर्मेंट जो था, जो जार उनको दबा के रखा था, तो डूमा ने डिसाइड किया वो अब प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेगी। फिर डूमा के नेता और सोवियत के प्रतिनिधि मिलकर बनाते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट। फिर सबने बोला एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वाली संविधान सभा तय होगी, है ना। तो डूमा के मेंबर कंजर्वेटिव, लिबरल्स, रेडिकल्स, वो सब होके प्रोविजनल गवर्नमेंट। देखो लास्ट डूमा तो कंजर्वेटिव ही थे ना, पर फिर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना उसमें सब कुछ ना कुछ इन्वॉल्व हो गए थे।
एंड वो सब मिलके अब डिमांड करने लगे कि एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए असेंबली बनेगी, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करे। प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए लेनिन को यह डर था कि कहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट एक तानाशाही सरकार ना बना दे। ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट में यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी। देखो बैकग्राउंड हीरो कौन थे? बोल्शेविक्स, लेनिन उनका नेतृत्व कर रहा था। लेनिन के मन में ये चिंता थी कि ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये तो अनस्टेबल है, इनएफिशिएंट है, इनके बीच आपस में ही बात नहीं बनती, क्यों ना ये डिक्टेटरशिप वाला गवर्नमेंट ना बना दे, फिर से ऑटोक्रेटिक वाला गवर्नमेंट ना बना दे। तो लेनिन को ये शक था। सितंबर 1917 में लेनिन ने शुरू किया एक गुप्त चर्चा, एक ऐसा इनकलाब जो सरकार के खिलाफ हो। आर्मी, सोवियट्स और फैक्ट्रीज के साथ मिलकर बोल्शेविक समर्थकों ने एकजुट होकर यह फैसला लिया कि अब समय है सत्ता पर खुद कब्जा करने का। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें समझनी है, फरवरी का जो रेवोल्यूशन वो जार के विरुद्ध हुआ, अक्टूबर का रेवोल्यूशन वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के विरुद्ध हुआ। दोनों में ही हीरो कौन थे? बोल्शेविक और लेनिन। और एक बार, पहला रेवोल्यूशन अगेंस्ट जार, मोनार्की हटा, प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुआ। अक्टूबर का रेवोल्यूशन अगेंस्ट दिस प्रोविजनल गवर्नमेंट, जहां पर बोल्शेविक फुल फ्लेजेडली पावर अपने कब्जे में किए। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को मना लिया था कि सत्ता पर एक समाजवादी कब्जे का समय आ गया है। फिर एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी तैयार हुआ। इसका नेतृत्व लियो ट्रॉट्स्की ने लिया था, जो इन सभी को एकजुट करने का जिम्मेदार था। 24 अक्टूबर 1917 सुबह के पहले पहरों के साथ ही जब समझ आया कि कुछ तो हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की ने शहर छोड़ दिया था ताकि सेना को बुलाया जा सके। रात के पहले सरकार के लॉयल सेना ने बोल्शेविक अखबारों के इमारतों को कब्जा कर लिया। सरकार के सैनिक टेलीफोन, टेलीग्राफ के दफ्तर और विंटर पैलेस को बचाने के लिए भेज दिए गए। पर दूसरी तरफ मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ने तुरंत ही हुक्म दिया, सरकारी दफ्तर को कब्जा करो, मंत्रियों को गिरफ्तार करो। तो ये जो मिलिट्री कमेटी बनी थी, ये मिलिट्री कमेटी ऐसे ही पॉपकॉर्न खाने के लिए तो नहीं बनी थी। नाउ जब सरकार यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट एक्शन लिए, तुरंत ही लियो ट्रॉट्स्की बहुत ही एडवांस लेवल को, पूरा लेनिन की तरह ही था, है ना। तो मिलिट्री कमेटी का हेड वो था, तुरंत ही एक्शन लेता है, रिवर्स एक्शन वहां पे लिया जाता है। गवर्नमेंट ने तो सेना भेजी, इनके पास तो मिलिट्री कमेटी है, उनसे ज्यादा ताकत तो इनके पास है, रिकैप्चर कर लिया। दिन के अंत तक सिप औरोरा ने विंटर पैलेस पर गोला बारूद जला दिया और दूसरे जहाजों ने नेवा पर अपनी कदम जमा दिए। रात के अंधेरे में पूरा शहर कमेटी के हाथ में आ गया था। अब मंत्रियों ने भी हार मान ली। पेट्रोग्राड में ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स की बैठक में अधिकतर लोगों ने बोल्शेविक कदम को मंजूरी दे दी। शहरों में इनकलाब का आंदोलन फैल गया, खासकर तो मॉस्को में भयानक लड़ाई चली और दिसंबर तक बोल्शेविक ने मॉस्को, पेट्रोग्राड के क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया था। जब बोल्शेविकों ने जमीन पुनर्वितरण का आदेश दिया, रशिया की सेना बिखरने लगी। ज्यादातर सैनिक किसान थे। उनका एक सपना था कि अपने गांव लौटकर जमीन का हिस्सा पाना। व्हेन रेड आर्मी अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद पूरा कंट्रोल कर लिया था, नाउ रेड आर्मी अभी वीक होने लगी। क्यों वीक होने लगी समझो। रेड आर्मी ने मतलब बोल्शेविक ने डिसाइड किया, अब तो हम जीत गए, अब क्या करते हैं, जो जमीन है उसको पुनर् रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
नाउ आर्मी में, रेड आर्मी में जो सैनिक थे वो कौन थे? वो ओरिजिनली फार्मर्स ही तो थे। फार्मर्स के दिल में ये उमंग होती थी, सबकी इच्छाएं होती थी कि भाई ये सब खत्म होने के बाद मेरा एक छोटा सा जमीन हो, मेरा एक गांव में एक घर हो, मेरे बीवी बच्चे, मेरे फैमिलीज एक साथ रहे। फार्मर्स की डीप डाउन कोर कुकी सी थॉट्स थी, है ना? तो ये सब की रहे। तो रेवोल्यूशन के बाद ये तो जीत गए, पर ये आर्मी वीक होता गया क्योंकि ये आर्मी डिसइंटीग्रेट होता गया। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, बोल्शेविक ने बोला हाँ सबको जमीन दिया जाएगा, तो फार्मर्स एक बार क्या करें, आर्मी छोड़ के सेटल होने लगे। लेकिन दूसरी तरफ व्हाइट आर्मी, ग्रीन रिवॉल्यूशनरीज और पुराने राजवंश के समर्थक बोल्शेविकों के खिलाफ एक सेना तैयार कर रहे थे और इन्हें सपोर्ट मिल रहा था फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान से, जो कि रशिया में उभरते हुए समाजवाद से घबरा गए थे। ओके, तो व्हाइट आर्मी समझ में आया ना? जो नॉन बोल्शेविक्स थे, बोल्शेविक्स अकेला तो नहीं था, वो मेजॉरिटी था, पर जो नॉन बोल्शेविक्स थे वो व्हाइट आर्मी फॉर्मेशन किए, दे वर अगेंस्ट बोल्शेविक। नाउ ग्रीन रेवोल्यूशनरी जो थे, वार लॉर्ड्स थे, जो पहले युद्ध में जीतते थे, अब उनको चाहिए थी बड़ी सी जमीन, अपना एरिस्टोक्रेसी का लाइफ। वो सोशलिस्ट के जो आइडियोलॉजी से वो सहमति नहीं रखते थे, तो वो भी अगेंस्ट थे। उसके बाद से बाहर के देश जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, अरे भाई रशिया में ये जो सोशलिस्ट की आइडिया चल रहा है, ये आइडिया जैसे फ्रेंच के रेवोल्यूशन में पूरा विश्व को वो कैप्टिवेट किया, रशिया के सोशलिस्टिक आइडिया भी इनको डराने लगी, दूसरी कंट्री को डराने लगी, क्योंकि ये मनोभाव, ये मनोस्थिति अगर इनके देश में आ गया, इनके देश में फिर रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो बोल्शेविक के अगेंस्ट में व्हाइट आर्मी, ग्रीन आर्मी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका आप खड़े हो। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब कर दो, अगर वो कर लिया लाइक ही कर दो, एंड एक छोटू सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना ना। इतना तो अपने भैया के लिए कर ही सकते हो ना। ओके, कहानी में अब आगे। 1918 और 1919 में रशिया में गृह युद्ध छाया रहा, साथ ही आई लूट, भुखमरी और अफरा तफरी। व्हाइट्स ने किसानों पर अत्याचार किया, जमीन छीन ली गई थी। इस कठोरता ने जनता का विश्वास उनसे छीन लिया। जनवरी 1920 तक बोल्शेविक ने ज्यादातर रशियन एम्पायर पर अपना कब्जा जमा लिया था। यह संभव हो पाया मुस्लिम जेडिडिस्ट और अन्य राष्ट्रीय समूह के सहयोग से, पर जहां बोल्शेविक कॉलोनिस्ट स्वयं राज करने लगे, वहां क्रांति का रंग खूनी हो गया। खिवा जैसे स्थलों में समाजवाद के नाम पर हत्याएं हुई और अब लोग हैरान थे, क्या ये सरकार सच में उनकी है? देखो, खिवा में एक वायलेंस हुआ ना, क्यों हुआ उसको समझते हैं। जब जार फॉल डाउन करता है, एक बड़ा रशियन एम्पायर, सिंगल राजा था ना, जार के विरुद्ध बहुत विचारधाराएं थी ना। जार वाज अ इंस्टीट्यूशन, है ना, वो था, सब एकत्रित थे, कोई इंडिविजुअल छोटा साहस नहीं करता जार के विरुद्ध जाने के लिए। हाँ, रशियन रेवोल्यूशन हुई, सोशलिस्टिक एक ग्रुप बनाए, बोल्शेविक पार्टी उठा, वो एक माइटी पार्टी, एक ताकतवर पार्टी था, जार को उठा के फेंक दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर जब जार का फॉल डाउन हुआ तो वेरियस नेशनल और एथनिक ग्रुप, क्योंकि इतना बड़ा रशिया, यहाँ पे एक पोर्शन पे एक अलग ही एथनिक ग्रुप, यहाँ पे थोड़ा मंगोलियन टाइप्स, यहाँ पे थोड़ा एशियन टाइप्स, वहां पे थोड़ा यूरोपियन टाइप्स, है ना, ऐसा था। और पूरा ईस्टर्न साइड में थोड़ा जापानीज टाइप रशियन देखने को मिलेगा, तो विभिन्न एथनिक ग्रुप सब थे, है ना। तो ये वेरियस एथनिक ग्रुप वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। एग्जैक्ट सेम परिस्थिति देखो हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस में भी, जब ब्रिटेन छोड़ के जाने वाला था, इंग्लिश लोग जब छोड़ के जाने वाले थे, सब चाहे कि अपना अपना रियासत हम इंडिपेंडेंट रहे, ऐसा थोड़ी होता है। तो वट एवर, एग्जैक्टली सेम चीज, जार गया, इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। अभी इस तरफ बोल्शेविक थे, ये लोग बोल्शेविक से विरोध कर रहे थे कि हम अब जार तो गया, तुम कौन हो, हम तुम्हारे साथ नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए एक वार वाली परिस्थिति होगी। खिवा जो था ना, वो उज्बेकिस्तान, आज का जो उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उस एरिया है। तो वहाँ पे तुर्किक और मुस्लिम लोग रहते थे। तो वहाँ पे जो लोकल नेशनलिस्ट थे, जो जेडिडिस्ट थे, इस्लामिक मॉडर्निस्ट जो थे, वो खिवा पे वो इंडिपेंडेंस चाहते थे। और उन्होंने प्रोटेस्ट किया बोल्शेविकों के विरुद्ध, क्योंकि बोल्शेविक वहाँ पे पावर में था, इसलिए थोड़ा वार होके वायलेंस खिवा में हो गई थी। दिसंबर 1922 रशिया से जन्मा एक नया राज्य सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर
नॉन रशियन नेशनलिस्ट को राजनीतिक ऑटोनॉमिक दी गई, पर साथ ही जबरदस्ती थोपे गए अप्रशंसक नीतियां, नोमैडिज्म यानी चरवाई जीवन को कड़क रूप से रोका गया था। इसीलिए यह नई राजनीति पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। गृह युद्ध के दौरान भी बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज्ड बनाए रखा। किसानों को सोशलाइज्ड जमीन पर खेती की छूट दी। कुछ जमीन पर संयुक्त खेती का प्रयोग भी किया गया। तो देखो, ये एक रिमार्केबल स्टेप था। सोशलिस्ट सोसाइटी रशिया के सिविल वॉर के दौरान भी बिल्डअप होने लगा। जैसे हमने पता किया, यहाँ पे बैंक नेशनलाइज्ड होते हैं, विभिन्न फील्ड्स जहाँ पे लोग खेती करते हैं वो भी इन्होंने क्या किया, कलेक्टिव फार्मिंग करने लगे। यहाँ पे खेती में एक इंडिविजुअल प्लॉट होता था, जैसे नॉर्मल हम करते थे, वहाँ पे कुछ फार्मर करते थे, पर अभी लैंड कलेक्टिव है, सब मिलकर खेती करेंगे, मिलकर उपाव करेंगे। ट्रैक्टर से आएगा, कलेक्टिव ट्रैक्टर से आएगा, टूल्स शेयर करेंगे। इस एरिया की खेती जो करता था वो यहाँ पे टूल शेयर करेंगे, आपस में मिलजुल के सब खेती करेंगे। ये वाला प्लान हो रहा था। सोशलिस्टिक सरकार बन रही थी, थॉट प्रोसेस चल रहा था। उसके बाद स्कूल्स खुलने लगे, कॉलेजेस खुलने लगे, स्वास्थ्य संस्थाएं यानी हॉस्पिटल सस्ती होने लगी क्योंकि कलेक्टिव चीज आ गया। फ्री के हॉस्पिटल्स, जैसे फ्री ट्रीटमेंट, ये सारे जो आइडियाज थे ना, वो रशियन रेवोल्यूशन की देन थी। अभी भी आप देखोगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ोगे उसमें एक सेक्शन है, उस सेक्शन का नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के तहत जितने सरकारी अस्पताल अभी भी इंडिया में, तो वो यहीं से आ रही है। और डीपीएसपी इंस्पायर्ड है सोशलिस्टिक गवर्नमेंट से। सोशलिस्टिक गवर्नमेंट किसकी देन थी? रशियन रेवोल्यूशन की। समझ रहे हो कितना इंपैक्टफुल था। रशिया में उस टाइम जो स्टार्ट हुआ, अभी इंडिया में वो चल रहा है। स्कूल्स, कॉलेजेस हमारा फ्री, सर्व शिक्षा अभियान, सबको पढ़ाई का मौका मिलेगा। एनसीईआरटी बुक्स आपको फ्री में डाउनलोड हो रही है। तो ये सारी जो चीजें ना, ये सोशलिस्टिक मनोभाव से आती है। तो पहले इंडिया भी सोशलिस्टिक राह पे चल रहा था। हमारे जो नेहरू जी है, जो इनिशियल फेज में दे वर ट्रूली सोशलिस्टिक, है ना। पर बाद में हमें जाके थोड़ा डीप रिसर्च, वो तो आपकी पढ़ाई के स्कोप से बाहर है, पता चला कि सोशलिस्टिक हर वक्त सक्सेस नहीं होता। वो ऑन पेपर बढ़िया दिखता है, पर कुछ ना कुछ कैपिटलिस्टिक भी आना चाहिए, वरना कॉम्पिटिशन्स नहीं रहेगी, वरना वो जील नहीं रहेगा। या देखो, आपको बढ़िया खाना, बढ़िया घर, बढ़िया तनख्वाह मिलेगी तो आप लाइफ में स्ट्रगल क्यों करोगे? आप लाइफ में एक्सेल कैसे करोगे? मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, तो सब कुछ वो पूरा एवरेज ही हो जाएगा, पूरा सोसाइटी। तो वही था एक सोशलिस्टिक का डीमेरिट। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर सोचो, हेल्थ कंडीशन, एजुकेशन सब सस्ती, सब फ्री, ये सब शुरुआत हुई कहाँ से? ये रशियन रेवोल्यूशन, ये बोल्शेविकों ने ही ये स्टार्ट किया। 1927 से 1928 तक सोवियत शहरों में अनाज की भयानक कमी होने लगी थी। सरकार ने अनाज की निर्धारित कीमत लगाई थी, लेकिन किसान उस दाम पर बेचने को तैयार नहीं थे। लेनिन के निधन के बाद स्टालिन पार्टी के नेतृत्व में था और स्टालिन ने इस हालत के लिए अमीर किसानों और व्यापारियों को जिम्मेदार ठहराया। 1928 में पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर छापेमारी करने लगे। जहां भी कुलाक मिले उनके स्टॉक्स जब्त किए गए। तो स्टालिन जो था ना, स्टालिन एक पागल था। इनफैक्ट लेनिन भी नहीं चाहते थे कि स्टालिन बने उसका सक्सेसर। इनफैक्ट लेनिन ने अपना सक्सेसर नहीं चूज किया, पर स्टालिन उस वक्त पावर में था, इन्फ्लुएंस में था, वो सबको अपने हाथ में करके बन गया लीडर। स्टालिन बहुत ही रूड था, बहुत ही क्रूर था। वो समझता था कि सब प्रॉब्लम का मेन जड़ है वेल्दी लोग, वेल्दी पीजेंट्स। तो जो कुलैक्स जो था ना, जिसको वो सीज करा था, वो वेल्दी पेजेंट्स का बान था, वो वेल्दी पेजेंट का स्टॉक्स। तो जो भी तरक्की कर रहा था स्टालिन जाके उसको सीज कर रहा था। स्टालिन का बोलना था सब कुछ मिल बांट के करो। हाँ, और सबसे करप्ट स्टालिन ही था। स्टालिन ने फैसला लिया खेती को एकजुट करने का
यह था कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम। 1929 से हर किसान को मजबूर किया गया कि अब से खेती कॉलखोज में होगी, यानी सब कुछ एक साथ एकजुट। लोगों ने विरोध किया, पर विरोध करने वालों को मिली जेल, वनवास और अत्याचार। तो ये तो फोर्स्ड वाली कंडीशन होगी ना, कॉलखोज में होगी खेती। अरे भाई, जिसको इच्छा है वो करे। कॉलखोज को फोर्स कर किया जाने लगा था। किसी का प्राइवेट लैंड नहीं होगा, कोई भी प्राइवेट खेती नहीं कर सकता। ओपन फील्ड में कॉलखोज में खेती होने लगेगी। तो ये सब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और जो लाइफ स्टॉक रख रहे थे, कैटल्स रख रहे थे, बकरियां रख रहे थे, है ना, तो उनकी भी अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। फॉर सपोज मेरे पास 100 कैटल्स है, आपके पास 2 है, इसके पास 3 है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, मेरा कैटल आपको दिया जाएगा, सबके पास इक्वल कर दे, तो मेरा तो लॉस हुआ ना। तो इसलिए लोग उसे प्रोटेस्ट करने लगे। कैसे प्रोटेस्ट करने लगे? अब तो लोग जानने वाले थे उनका कैटल्स जाएगा, तो लोग मास कैटल को काटने लगे, है ना, काट कर खाने लगे, और जो है वो कैटल को स्लॉटर करके दूसरों को बेचने लगे, मतलब मीट करने लगे कि एटलीस्ट सरकार ले जाएगा, उससे बेहतर हम खुद ही मार दे, उसे मार के बेच दे, या जो करना है करो। तो कैटल का पॉपुलेशन ये प्रोटेस्ट में 1/3 तक भी गिर गई। तो यही वाली चीज 1929 से 31 कैटल पॉपुलेशन 1/3 यहाँ पे ड्रॉप किया। किसान कहते थे कि हम अमीर नहीं है और ना ही हम सोशलिज्म के विरोध है, पर हम कॉलखोज में काम करना नहीं चाहते। नीदर वी आर रिच नॉर वी अपोज द सोशलिज्म, पर यार कॉलखोज वाली चीजें हम पे जबरदस्ती ना थोपा जाए, यही था किसान का कहना। पर इस कठोर व्यवस्था का तुरंत कोई फायदा नहीं हुआ। 1930 से 1933 के बीच एक भयानक अकाल आया और 4 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान चली गई। पार्टी के अंदर भी प्लैंड इकोनॉमी और कलेक्टिवाइजेशन के खिलाफ आवाजें उठने लगी, लेकिन स्टालिन और उसके समर्थकों ने इन पर राजनीतिक साजिश का इल्जाम लगा लिया। देश भर में झूठी टेस्टिमनी ली गई, लोगों को पीटा गया, दबाया गया और मार दिया गया। 1939 तक 20 लाख लोग जेलों और लेबर कैंप्स में थे और उनमें से अधिकतर बेगुनाह थे। अत्याचार भयानक रूप से कर रहा था स्टालिन, और इस सब का नतीजा भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 1930 से 1933 के बीच हमने देखा एक भयानक अकाल आया। कलेक्टिवाइजेशन वाज अ फेलियर। 40 लाख लोग मर गए। तो क्या आपका सक्सेस है? तो स्टालिन वाज अ मैड, पागल था। वो जिसको उठा रहा था वो फेल कर गया। इस स्टालिन को जिसने अपोज किया उसको ही वो जेल में डाल। जब बोल्शेविकों ने सत्ता संभाली, पूरी दुनिया में एक नई आस जगी। एक मजदूरों की सरकार दुनिया भर के समाजवादियों के लिए एक जीवित सपना बन चुकी थी। भारत से लेकर ब्रिटेन तक कम्युनिस्ट पार्टीज बनी। सोवियत यूनियन ने उन्हें एक नई शिक्षा, नया सोचने का दृष्टिकोण दिया। दूसरे विश्व युद्ध के समय तक यूएसएसआर एक विश्व शक्ति बन चुका था, एक समाजवाद का चेहरा बन चुका था। पूरे विश्व में कम्युनिस्ट पार्टी फैलने लगे, है ना। सोवियत यूनियन, इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 तक सोवियत यूनियन एक सुपर पावर बन गया था, पता है आपको? एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ था रशिया। रशिया एक कम्युनिस्टिक सरकार। रशिया एक आइडियोलॉजी को स्टैंड करता था। ये आइडियोलॉजी कम्युनिस्टिक सरकार का आइडियोलॉजी। ऑन द अदर हैंड अमेरिका एक कैपिटलिस्टिक कंट्री था। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हो रहे थे, बड़े बड़े पूंजीपति हो रहे थे। रशिया कम्युनिस्टिक था, पर दोनों ही सुपर पावर थे। रशिया किससे कम नहीं था। न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या नहीं थे रशिया के पास। और अमेरिका रशिया का कोल्ड वॉर वहां से स्टार्ट हुआ, क्योंकि दोनों बड़े ही पावर, और ये बड़े ही पावर बड़े विचारधारा। रशिया सोशलिस्टिक गवर्नमेंट, अमेरिका कैपिटलिस्टिक। बस वर्ल्ड में जो अब के जो टेंशन से, प्रॉब्लम से, बीच के जो आतंकवादी है, यहीं से ही जन्मे हैं बेटा। रशिया कम्युनिस्टिक, अमेरिका हर वक्त कैपिटलिस्टिक। दोनों विचारधारा आज तक लड़ रहे हैं, और दोनों बड़े बड़े हाथी में छोटे छोटे लोग मर रहे हैं, कुचल रहे हैं। इराक, ईरान के जो ये जो मिडिल ईस्ट के जो टेररिस्ट का प्रॉब्लम, क्या लगता है आपको? कौन सा पुट कर रहा है? ये ही दोनों है। टेररिस्ट को स्पॉन्सर कर रहा है रशिया, इधर अमेरिका टेररिस्ट को स्पॉन्सर कर रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका जो आया, क्या किया? कुछ नहीं।
तो दिस आर लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम्स जो यहाँ से ही स्टार्ट होती है, यही विचारधाराओं में से। पर वट एवर, 1945 सेकेंड विश्व युद्ध तक रशिया एक सुपर पावर बन गया था। लेकिन 1950 के दशक तक देश के अंदर सच्चाई स्वीकृत होने लगी। विचारों की क्रांति तो हुई थी, लेकिन आजादी की आस कहीं खो ही गई। गरीबों को रोटी मिली, खेत और कारखाने बढ़े, लेकिन साथ ही मिली सेंसरशिप, चुप्पी और चुपचाप दर्द सहने की निर्देश। हाँ, पर उसके बाद से जैसा मैंने बोला, सुपर पावर बनने के बावजूद कंट्रोल होने लगी। सरकार जब पावर में आने लगा ना, तो उस वक्त एक रशिया में पुलिस संस्था जो आर्मी, केजीबी एक सीक्रेट, जो जिसका मेंबर अभी का पुतिन भी है, वो फॉर्मर केजीबी मेंबर था। वो स्पाई नेटवर्क बहुत स्ट्रिक्ट था। सरकार के विरुद्ध कोई भी जाएगा, केजीबी उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, मार देते। सेंसरशिप, सरकार के विरुद्ध तुम कुछ नहीं बोल पाओगे, आवाज ऊंची नहीं कर पाओगे, है ना। तो ऐसा सिनेरियो आने लगी। और केजीबी के ऑफिसर्स यानी गवर्नमेंट भी, वो गवर्नमेंट जो था वो एक सोशलिस्टिक गवर्नमेंट था, वो गवर्नमेंट भी करप्ट होने लगा। ऑफिसर्स को आप पावर दोगे, वो करप्ट ही होंगे, करप्ट होने लगा। तो इंटरनल पॉलिटिक्स के वजह से रशिया फाइनली डाउन होता है एंड यूएसएसआर जो सोवियत, वो 1992 में टूट जाता है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। 20वीं सदी के अंत तक यूएसएसआर का समाजवादी चेहरा धुंधला पड़ गया, पर समाजवाद के आदर्श लोगों के दिल में जिंदा रहे। हर देश में समाजवाद को नए रूप में समझा गया और नए नजरियों से सोचा गया। रशियन रेवोल्यूशन, बोल्शेविक ने जो मार्ग दिखाया, वो पूरी दुनिया को शॉक किया। फॉर द फर्स्ट टाइम सोशलिस्टिक मनोभाव भी आई, है ना। दिस वाज द गिविंग ऑफ द बोल्शेविक पार्टी और रशियन रेवोल्यूशन कलेक्टिव। ये इसीलिए इंडिया में भी 5 वर्षीय योजना सब स्टार्ट होती है ना। तुम जब थोड़ा एडवांस लेवल के जाओगे, पढ़ोगे, जाओगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे 5 वर्षीय योजनाएं सब हुई थी। वो आइडिया कहाँ से आया था? रशिया से ही आया, सोशलिस्टिक गवर्नमेंट से आया। सो ये मार्क्स, लेनिन, गांधी जी, वो सभी कलेक्टिव गुड के लिए, उसके बाद से वो जो थॉट प्रोसेस है वो पूरी जनरेशन को इम्पैक्ट कर। फाइनली अभी का जो सिचुएशन है ना बेटा, देखो अभी हमारा मिक्स्ड आइडियोलॉजी है। हम कुछ सोशलिस्टिक भी हैं, जैसे अब आपका बट रहे राशन जो बढ़ता है ना, गरीब लोगों को राशन कार्ड दिया जाता है, फ्री इलाज दिया जाता है, फ्री बिजली दिया जाता है, ये सब सोशलिस्टिक है। तो हमारे देश अभी भी उतना मैच्योर नहीं हुआ कि हम यूएसए का कॉपी करें। यूएसए इज वे एडवांस्ड। हम अभी भी हम बहुत पॉवर्टी में है, तो थोड़े थोड़े सोशलिस्टिक आइडियाज भी हमें यहाँ पे मेंटेन करने हैं। और अमेरिका के जो कैपिटलिस्ट आइडिया भी चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स चाहिए जो कि रोजगार क्रिएट करे। सब कुछ सरकार तो कंट्रोल नहीं कर सकती। सरकार पुलिस कंट्रोल करेगी, नेशनल सिक्योरिटी देगी, उतना तक की सरकार अगर करे तो बेहतर है। मार्केट इकोनॉमी सरकार अगर कंट्रोल करेगी, करप्शन होने लगेंगे। तो ये बहुत आइडियाज है ना, ये डीप टॉपिक्स है। कभी हम दोबारा इसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। बट दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर।